देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ। कहा, मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि। निवृत्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति को लेकर हुआ हंगामा। और छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर शुरू की कलमबंद हड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने उन्हें शपथ दिलवाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि देश के दूर दराज के इलाके की एक गरीब महिला राष्ट्रपति बनी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी व्यक्तिगत नहीं बल्कि देश के हर गरीब की उपलब्धि है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए उनको मनोनीत करना इस बात का प्रमाण है कि भारत में गरीब न केवल सपने देख सकते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। श्रीमती मुर्मू ने देश के समावेशी विकास के लिए समाज के वंचित लोगों के उत्थान और महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में काम करने का संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए जनता का हित सर्वोपरि है। देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। शपथ ग्रहण समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में तीनों सेनाओं की ओर से राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और इस समारोह में राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, सांसद और अधिकारियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। निवृत्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने में पूरी तरह सक्षम और समर्थ हो रहा है। राष्ट्र के नाम विदाई संबोधन में श्री कोविंद ने कहा कि भारत का भविष्य उसके प्रत्येक नागरिक में सुरक्षित है जो अपने देश को बेहतर से बेहतर बनाने के प्रयासों में लगे हैं। उन्होंने कहा कि अगले महीने राष्ट्र आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा।
जिसके बाद स्वतंत्रता की एक शताब्दी पूरी होने में केवल 25 वर्ष रह जाएंगे। श्री कोविंद ने कहा कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ एक लोकतांत्रिक देश की विकास यात्रा में मील का पत्थर है और विश्व को अपना सर्वोत्तम देने की क्षमता के अन्वेषण की यात्रा है। महीने हम सब भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। निवृत्तमान राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि हमारे देश की महान गौरव यात्रा औपनिवेशिक शासन के दौरान लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने और स्वतंत्रता संग्राम के साथ शुरू होती है। 19वीं सदी में देश के समक्ष उथल पुथल का दौर रहा और स्वतंत्रता संग्राम के अनेक नायकों के नाम भुला दिए गए, लेकिन आज इन नायकों को आदर से याद किया जा रहा है। श्री कोविंद ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी क्षमता के साथ अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आंगनवाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने रेडी टू ईट का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों में अप्रैल महीने में रेडी टू ईट की आपूर्ति नहीं हुई है। इसके जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में लगी याचिका की वजह से आपूर्ति नहीं हो सकी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि रेडी टू ईट फूड की आपूर्ति में अब माफिया घुस गए हैं। विपक्ष ने इस पूरे मामले की विधानसभा की कमेटी से जांच की मांग की। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे निर्णय लिया जाएगा। विधानसभा में आज भाजपा विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ ईओडब्ल्यू, एसीबी, विभागीय जांच या अन्य जांच को लेकर सवाल पूछा। जवाब में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू में 4, विभागीय जांच में 12 और लोक आयोग के 10 मामलों की जांच चल रही है। इसी तरह कांग्रेस विधायक राम कुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के केकराभाट और कबारीपाली के घटोई बांध में प्रभावित व्यक्तियों के मुआवजे का मामला उठाया। वर्ष 1999 में करगिल युद्ध के दौरान 25 जुलाई को शहीद हुए भिलाई के जवान शहीद कौशल यादव को आज याद किया जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद द्वारा भिलाई में शहीद कौशल यादव के स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों, स्कूली बच्चों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद कौशल यादव स्मारक स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व सैनिकों ने करगिल विजय को देश के लिए गौरव बताते हुए कहा कि करगिल में शहीद हुए सैनिकों का त्याग देश के युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा कि हम किस तरह से देश के लिए अपने बेहतरीन कुर्बानी दे सकते हैं। उसी दिवस को हम लोग हर साल इसलिए मनाते हैं कि युवाओं में एक जागरण पैदा हो और फौज के लिए आकर्षण उनके लिए आए। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही पवित्र दिन भी कहना चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण दिन भी है, क्योंकि आज ही के दिन 99 में जो करगिल युद्ध हुआ था, करीब जो 2 महीने से ज़्यादा चला था, और उसमें हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, जो कि एक बहुत ही कहीं ना कहीं एक प्रॉक्सी युद्ध के थ्रू जो है उन्होंने कोशिश किया था कि उस कश्मीर को हथियाने का जो उनका था कोशिश था, उसको जो है उस समय के अपने प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उनका जो सकारात्मक जो कदम उठाया, उसके अनुसार जो है वो करगिल युद्ध के द्वारा जो है विभिन्न ऑपरेशन के द्वारा विजय ऑपरेशन के थ्रू जो है उनको जीत हासिल किया था। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में करीब 2 माह तक चले कारगिल युद्ध में 26 जुलाई को भारतीय सैनिकों ने विजय प्राप्त की थी। इसकी याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर आज से कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी है। फेडरेशन के आह्वान पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज प्रदेश भर में कलमबंद हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शासकीय कार्यालयों में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं राजधानी रायपुर में भी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। शिक्षक संघ द्वारा शिवालयों में जलाभिषेक कर आंदोलन की शुरुआत की गई। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2022 तक स्वीकृत होने वाले महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के समान देय तिथि से राज्य सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है। वहीं केंद्र के समान 34% महंगाई भत्ता भी राज्य के कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इसके विरोध में प्रदेश भर के अधिकारी कर्मचारी 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल पर रहेंगे। आज सावन मास का दूसरा सोमवार है। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कवर्धा स्थित भोरमदेव मंदिर में भी श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुबह से ही भोरमदेव मंदिर में कांवड़िए जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं भिलाई स्थित शिवालयों और मंदिरों में भी आज श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। बैकुंठ धाम स्थित शिवालय में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बताया कि वे अपने परिवार की खुशहाली की कामना को लेकर यहां पहुंचे हैं। कोविड था, पेंडेमिक हो बहुत पूरी तरीके से ठीक हो जाए। सावन सोमवार का पर्व है और हम सब हिंदू वासी जितने हैं भोलेनाथ को सच्चे दिल से मानते हैं और इसलिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे ज़िंदगी में जो भी समस्याएं हैं वो बाबा भोलेनाथ की कृपा से दूर होती है। इसलिए हम पूरे सावन के महीना को बहुत धूमधाम से मानते हैं और दिल से प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि जितने भी हमारे भक्त हैं उनको खुले दिल से आशीर्वाद दें और खुशी खुशी रहें। उल्लेखनीय है कि सावन सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और शहीद श्रीदेव सुमन को याद कर रहे हैं। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी विद्वान आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 25 जुलाई 1894 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जवाही गांव में हुआ था। उन्हें संत परंपरा का सर्वाधिक आधिकारिक और स्वीकृत विद्वान माना जाता है। उन्होंने उस समय में भारतीय सभ्यतागत लोकाचार को पुनर्जीवित करने में मदद की जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन से लड़ रहा था। इलाहाबाद और वाराणसी विश्वविद्यालय से शिक्षित परशुराम पेशे से वकील थे, लेकिन आध्यात्मिक साहित्य में उनकी रुचि गहरी थी। वे संस्कृत और हिंदी की अनेक बोलियों के विद्वान थे। वे स्वतंत्र चिंतन और साहित्य में विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। उनका जीवन मानवता के कल्याण के लिए समर्पित था। परशुराम ने अपनी पुस्तकों भारतीय साहित्य की संस्कृति रेखाएं और संत साहित्य की परख में सनातन संप्रदाय के संतों के साथ साथ सूफियों, सगुण और निर्गुण भक्ति धाराओं के उपासकों, नाथ पंथियों और जंगम जोगदास के संप्रदाय से संबंधित संतों को स्थान दिया। आचार्य चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक उत्तर भारत की संत परंपरा में महात्मा गांधी को अंतिम संत माना है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी का निधन 3 जनवरी 1979 को हुआ। महान भारतीय को नमन। हम शहीद श्रीदेव सुमन का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मई 1915 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। श्रीदेव सुमन ने 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। वो 1936 में लोक परिषद की स्थायी समिति के सदस्य बने। श्रीदेव सुमन ने अनेक पुस्तकें लिखी। उन्होंने टिहरी गढ़वाल राज्य के सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर भी लिखा था।
श्रीदेव सुमन ने 1942 में गढ़वाल मंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें 2 बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। उन्हें 13 दिसंबर 1943 को फिर गिरफ्तार किया गया और टिहरी राज्य जेल में कैद कर दिया गया, जहां 25 जुलाई 1944 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।